तो आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन से की पालन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में जो है अधिक होता है, ठीक ना। और मशीनों में जो होता है बॉल बेरिंग से घर्षण क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रेक लगने पर, क्या बोल रहे हैं, ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। देखिए ब्रेक लगने पर एक कार जो है किसके कारण रुक जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि घर्षण के कारण क्या होते हैं, रुक जाते हैं, तो आपका घर्षण कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो किसके कारण रुक जाएगी। मतलब बोल रहे हैं यदि किसी गतिमान वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, तो बोल रहे हैं उसमें कि कोई बल आरोपित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो यह आपका किसके कारण, तो घर्षण के कारण रुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से घटना घर्षण के बिना मुश्किल हो सकता है। मतलब घर्षण के बिना मुश्किल, तो ऑप्शन सी जो कि दरवाजे की गति, ये बिना घर्षण के भी हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट को बोल रहे हैं कि दो सतहों की, क्या बोल रहे हैं, दो सतहों के बीच की सतह मतलब अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो क्या होते हैं, ये आपका ये घर्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं घर्षण बल डैश कार्य करे। देखिए घर्षण बल की अगर बात करें तो ऑप्शन डी जो कि बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं इसमें 0 या अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में, ये सभी। तो देखिए साइकिल जो चलाते हैं हम लोग, तो चलायमान जो होता है ये घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, क्या बोल रहे हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें डी जो कि घर्षण का सकारात्मक प्रभाव को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि घर्षण द्वारा, क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा बोल रहे हैं किया गया कार्य डैश होता है। कि घर्षण द्वारा कार्य जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित क्या हो जाता है, वह जो होता है एक तापीय ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित। जैसे मान कि कोई आपका सर्कस है, इसको ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, घर्षण होगा तो हमारा क्या होता है, इसमें गर्माहट हो जाता है, मतलब तापमान की अधिकता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका सरल आवर्त से होंगे, क्या होंगे, सरल आवर्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें किस सरल आवर्त और गति घूर्णन गति संबंध, बोल रहे हैं कि डैश द्वारा जो है दाब प्रवणता और बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रभाव की स्थिति बनाती है, तो ये आपका क्या बनाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि कोइलोसिस बल के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पेंडुलम, क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम लयबद्ध अर्थात दोलक या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, ठीक ना। अतः डैश में बोल रहे हैं इसका प्रयोग किया था, किसमें किया जाता है, तो इसका दादाजी की घड़ी अर्थात घड़ी में किया जाता है पेंडुलम की गति, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे जब कार एक, क्या बोलते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल और जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। जैसे मान हम कोई ये मोड़ है, इस पर जब कोई बोल रहे हैं कि जब मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल होता है जो कि हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मतलब दूध से क्रीम निकालने की क्या कहते हैं, तो ये आपका अपकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान, क्या बोल रहे हैं, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि दिशा परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना, क्या बोल रहे हैं, लट्टू को घुमाना
किसका एक उदाहरण होता है। देखिए लट्टू को घुमाना, जैसे कि मान रखिए ये हमारा कोई लट्टू है, ठीक ना, इसको जब घुमाते हैं तो किसका उदाहरण होता है, ये केंद्रीय का विमुख बल के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बल, क्या बोल रहे हैं, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डेज थी, कैसी थी, तो ये आपका मैकेनिकल थी, कैसी थी उस समय की, मैकेनिकल थी। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर, क्या बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, मतलब रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अभिकेंद्रीय बल करते हैं, किसका करते हैं, अभिकेंद्रीय बल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डेश कहेंगे। देखिए इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र रेखा, मतलब वक्र रेखीय गति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी निकाय को, क्या बोल रहे हैं, किसी सिस्टम को अर्थात निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक बल नियत बल को डेश कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। एक नियत बल से संतुलित हो रहे हैं, इसमें गति जो चलाने वाला बल जो होता है आपका कैसा होता है, अभिकेंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डेश बदल जाता है, क्या बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या है। देखिए लंबाई, अगर पेंडुलम की लंबाई की बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे दोलन के लिए, क्या बोल रहे हैं, दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए दोलन के लिए अगर बात करें तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये क्या है, संकेत, मतलब संकेत अर्ध स्क्वायर वेव को हो सकती है, आपका सही नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब एक, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए किसी दोलन, क्या बोला, किसी दोलन एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी जो कि आवर्तकाल कहलाता है, क्या कहलाता है, आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट, क्या बोला, एक सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल देश को तेजी प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल या तनाव या समतल बल या अपकेंद्रीय बल, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो आपका अभिकेंद्रीय हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि झूले पर बैठे लड़के, बोल रहे हैं कि झूले पर बैठे लड़के की गति डेश होती है। देखिए झूले पर मान रखिए हमारा झूला है, ठीक ना, झूले पर बैठे लड़के की गति बोल रहे हैं तो कैसे होंगे, आपका आवर्ती होंगे, कैसे होंगे, आवर्ती होंगे, ठीक ना। चलिए अगर बात करेंगे आवर्ती, जिसमें कोई वस्तु पिंड या एक निश्चित समय के अंतराल पर ऊपर नीचे दोहराता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि मान रखिए घड़ी की सुई गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों कक्षीय गति या झूले में बैठे लड़के की गति, ये सब का आवर्ती गति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं हम लोग आप गुरुत्वाकर्षण पर, गुरुत्वाकर्षण से मतलब ग्रेविटेशंस, और इसमें पहला पॉइंट से होगा आपका न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसमें, तो देखिए बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर आपका जन वजन 48 केजी है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितने होंगे। देखिए पृथ्वी पर अगर बात मानेंगे तो हम लोग 48 किलो है, तो बोल रहे हैं कि इसमें बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होंगे। देखिए बुध ग्रह का अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएंगे, 14.3 किलोग्राम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 48 केजी है, मतलब 38 केजी है, तो बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है 38% क्या होते हैं, 38% होता है, और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है ये, और सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, बुध होते हैं, और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता, इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, इसीलिए इसका घनत्व की बात करें तो 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए दिए गए कथन ए और बी में से कौन से सत्य हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल
क्या है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा क्या होता है, अनुपातिक होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ए क्या कहते हैं, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल सीधा क्या था, अनुपातिक होते हैं। चलिए दो द्रव्य जैसे कि M1 M2 और आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, उनके और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग, जिसका मान देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बल, जिसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सार्वत्रिक गुणांक। बोल रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का ऐसा मात्रक क्या है। बड़ी जी का ऐसा मात्रक बात करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कौन सा बोल रहे हैं प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है। तो उसमें डी, जो कि कक्षीय अर्थात ऑर्बिटर्स अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर क्या करते हैं, ये निर्भर होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो ग्रहों की गति, क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी। देखिए ग्रहों की गति के नियमों की खोज की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, जो कि किसने किया था, केपलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका किसने किया था, ऑप्शन बी, जो कि जोहान्स केपलर ने किया था, मतलब केपलर नहीं किए थे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे थे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी, जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा किए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। तो वो क्या होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे। जैसे कि मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और उनके द्रव्यमान के गुणनफल अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या, तो वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब M1 × M2/r² और G1, ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे बोल रहे हैं विकल्पों में से निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं जाता है। तो ये आप सब समय बी, जो कि क्या ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, या सिर्फ ये होता है आपका आवर्ती गति, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट बोल निम्नलिखित में से कौन से एक देश कमजोर बल है। तो आपका ऑप्शन बी, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि कमजोर होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बोले गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का वैल्यूबल कितना होता है। देखिए इसका 6.6734 और 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ब्रह्मांड में बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, किस पर, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि उनके द्रव्यमान के योग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें दो वस्तुओं की, क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इनके दोनों बीच का बल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इनके दोनों के बीच प्रभाव क्या हो, 4 गुना के से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के साथ आकर्षित करती है, जो कि देश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं उनके जो होते हैं मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तुम लोग, मतलब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुणांक का नियतांक, तो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान 2 गुना हो जाए नाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के क्या परिवर्तन होंगे। उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणों से क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें 4 गुणों से आपका क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब ये बल जो है उसका 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, तो टेस्ट के समानुपाती होते हैं। तो किसके समानुपाती होते हैं, ये आपका उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होंगे। मतलब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, मतलब दो वस्तु जैसे मान कि M1 M2 को गुना कर दिया जाए, 3M1 M2 हो जाएगा, 3 गुना किया जाए तो इसका क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि तीनों वस्तुओं के बीच के बल क्या होंगे, तो ऑप्शन सी, जो कि उसका क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा,
ठीक है, 9 गुना हो जाएगा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद और परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जिससे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो कि प्रत्येक और हर एक में। चलिए ऑप्शन नंबर आगे है नेक्स्ट की 682 किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए जो कि भार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग आगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा केवल गुरुत्वाकर्षण बल का किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका ये किया गया कार्य पर निर्भर करता है, मतलब कितना कार्य हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि वस्तु का आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के आधार की ऊंचाई पर डिपेंड करता है, अंतरों पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डैश ने की थी, किसने की थी? तो देखिए इसमें आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, सॉरी उसमें जो है कैवेंडिश ने की थी, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किए थे बड़ी जी का अवेलेबल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होते हैं? देश पर लागू किस पर लागू होते हैं? ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। आगे की एफ क्वेश्चन है कि एफ बराबर जी एम डिवाइड टी स्क्वायर, सूत्र में जी को क्या कहते हैं? जी को इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं इसमें? देखिए यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि कम हो जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? बल का प्रभाव कम हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। It's 6:02 p.m. It's 6:02 p.m.
तो आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो घर्षण से रिलेटिव क्वेश्चन से की पहला बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में जो है अधिक होता है, ठीक ना। और मशीनों में जो होता है बॉल बेयरिंग से घर्षण क्या होते हैं, कम होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रेक लगने पर, क्या बोल रहे हैं, ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। देखिए ब्रेक लगने पर एक कार जो है किसके कारण रुक जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि घर्षण के कारण क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो आपका घर्षण कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो किसके कारण रुक जाएगी। मतलब बोल रहे हैं यदि किसी गतिमान वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, तो बोल रहे हैं उसमें कि कोई बल आरोपित नहीं होता है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो यह आपका किसके कारण, तो घर्षण के कारण रुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से घटना घर्षण के बिना मुश्किल हो सकता है। मतलब घर्षण के बिना मुश्किल, तो ऑप्शन सी, जो कि दरवाजे की गति, ये बिना घर्षण के भी हो जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट को बोल रहे हैं कि दो सतहों की, क्या बोल रहे हैं, दो सतहों के बीच की सतह मतलब अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो क्या होते हैं, ये आपका ये घर्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं घर्षण बल डैश कार्य करते हैं। कि घर्षण बल की अगर बात करें तो ऑप्शन डी, जो कि बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हैं इसमें 0 या अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में, ये सभी। तो देखिए साइकिल जो चलाते हैं हम लोग, तो चलायमान जो होता है ये घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, क्या बोल रहे हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें डी, जो कि घर्षण का सकारात्मक प्रभाव को प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि घर्षण द्वारा, क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा बोल रहे हैं किया गया कार्य डैश होता है। कि घर्षण द्वारा कार्य जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, वह ऊर्जा डैश के रूप में परिवर्तित क्या हो जाता है, वह जो होता है एक तापीय ऊर्जा में क्या होता है, रूपांतरित। जैसे मान लीजिए कि कोई ये आपका सर्कस है, इसको ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, घर्षण होगा तो हमारा क्या होता है, इसमें गर्माहट हो जाता है, मतलब तापमान की अधिकता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका सरल आवर्त से होंगे, क्या होंगे, सरल आवर्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें किस सरल आवर्त और गति घूर्णन गति संबंध। बोल रहे हैं कि डैश द्वारा जो है दाब, प्रवणता और बल के संतुलित होने पर भूस्थितिक प्रभाव की स्थिति बनाती है, तो ये आपका क्या बनाता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोइलोसिस बल के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पेंडुलम, क्या बोल रहे हैं, पेंडुलम लयबद्ध अर्थात दोलक या हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, ठीक ना। अतः डैश में बोल रहे हैं इसका प्रयोग किया था, किसमें किया जाता है, तो इसका दादाजी की घड़ी अर्थात घड़ी में किया जाता है पेंडुलम की गति, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे जब कार एक, क्या बोलते हैं, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल और जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन बी, जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई ये मोड़ है, इस पर जब कोई बोल रहे हैं कि जब मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल होता है जो कि हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि अब केंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मतलब दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो ये आपका अपकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान, क्या बोल रहे हैं, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिशा परिवर्तित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाना, क्या बोल रहे हैं, लट्टू को घुमाना
किसका एक उदाहरण होता है। देखिए लट्टू को घुमाना, जैसे कि मान रहे कि ये हमारा कोई लट्टू है, ठीक है ना, इसको जब घुमाते हैं तो किसका उदाहरण होता है, ये केंद्रीय का विमुख बल के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बल, क्या बोल रहे हैं, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डेज थी। कैसी थी, तो ये आपका मैकेनिकल थी। कैसी थी, उस समय की मैकेनिकल थी। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर, क्या बोल रहे हैं कि रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, मतलब रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अभिकेंद्रीय बल करते हैं। किसका करते हैं, अभिकेंद्रीय बल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डेश कहेंगे। देखिए इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र रेखा, मतलब वक्र रेखीय गति कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी निकाय को, क्या बोल रहे हैं, किसी सिस्टम को अर्थात निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक बल नियत बल को डेश कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। एक नियत बल से संपूरित हो रहे हैं, इसमें गति जो चलाने वाला बल जो होता है आपका कैसा होता है, अभिकेंद्रीय बल होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डेश बदल जाता है। क्या बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि एक, क्या बोल रहे हैं, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या है। देखिए लंबाई, अगर पेंडुलम की लंबाई की बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे दोलन के लिए, क्या बोल रहे हैं, दोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए दोलन के लिए अगर बात करें तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये क्या है, संकेत, मतलब संकेत अर्ध स्क्वायर वेव को हो सकती है, ये आपका सही नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्ताकार, क्या बोल रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब एक, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्रीय की ओर लगने वाले बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए किसी दोलन, क्या बोला, किसी दोलन एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी जो कि आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट, क्या बोला, एक सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल देश को तेजी प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया आपका अभिकेंद्रीय बल या तनाव या समतल बल या अपकेंद्रीय बल, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो आपका अभिकेंद्रीय हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि झूले पर बैठे लड़के, बोल रहे हैं झूले पर बैठे लड़के की गति डेश होती है। देखिए झूले पर मान रखिए हमारा झूला है, ठीक ना, झूले पर बैठे लड़के की गति बोल रहे हैं तो कैसे होंगे, आपका आवर्ती होंगे। कैसे होंगे, आवर्ती होंगे, ठीक ना। चलिए अगर बात करेंगे आवर्ती, जिसमें कोई वस्तु पिंड या एक निश्चित समय के अंतराल पर ऊपर नीचे दोहराता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि मान रखिए घड़ी की सुई गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों कक्षीय गति या झूले में बैठे लड़के की गति, ये सब का आवर्ती गति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे हम लोग आप गुरुत्वाकर्षण पर, गुरुत्वाकर्षण से मतलब ग्रेविटेशंस, और इसमें पहला पॉइंट से होगा आपका न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इसमें, तो देखिए बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर आपका जन वजन 48 केजी है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितने होंगे। देखिए पृथ्वी पर अगर बात मानेंगे तो हम लोग 48 किलो है, तो बोल रहे हैं कि इसमें बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होंगे। देखिए बुध ग्रह का अगर बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएंगे, 14.3 किलोग्राम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 48 केजी है, मतलब 38 केजी है, तो बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है 38% क्या होते हैं, 38% होता है, और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है ये, और सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, बुध होते हैं, और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं होता, इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, इसीलिए इसका घनत्व की बात करें तो 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए दिए गए कथन ए और बी में से कौन से सत्य हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल
क्या है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा क्या होता है, अनुपातिक होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ए क्या कहते हैं, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल सीधा क्या था, अनुपातिक होते हैं। चलिए दो द्रव्य जैसे कि M1 M2 और आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, उनके और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम। चलिए आगे अगर बात करेंगे हम लोग, जिसका मान देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बल, जिसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सार्वत्रिक गुणांक। बोल रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का ऐसा मात्रक क्या होता है। बड़ी जी का ऐसा मात्रक बात करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि कौन सा बोल रहे हैं प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है। तो ऑप्शन डी जो कि कक्षीय अर्थात ऑर्बिटर्स अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर क्या करते हैं, ये निर्भर होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, तो ग्रहों की गति, क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी। देखिए ग्रहों की गति के नियमों की खोज की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी जो कि किसने किया था, केपलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका किसने किया था, ऑप्शन बी जो कि जोहान्स केपलर ने किया था, मतलब केपलर नहीं किए थे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे थे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा किए गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। तो वो क्या होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे। जैसे कि मान उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और उनके द्रव्यमान के गुणनफल अनुपात और उनके बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब M1 × M2 / r² और G1, ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे बोल रहे हैं विकल्पों में से निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं जाता है। तो ये आप सबसे नंबर बी जो कि क्या ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, या सिर्फ ये होता है आपका आवर्ती गति, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट बोल निम्नलिखित में से कौन से एक देश कमजोर बल है। तो आपका ऑप्शन बी जो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि कमजोर होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बोले गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का वैल्यूबल कितना होता है। देखिए इसका 6.67 3 4 और 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ब्रह्मांड में बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता किस पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि उनके द्रव्यमान के योग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें दो वस्तुओं की, क्या बोल रहे हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दोगुना कर दिया जाए तो इनके दोनों बीच का बल के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इनके दोनों के बीच प्रभाव क्या हो, 4 गुना के से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के साथ आकर्षित करती है जो कि देश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं उनके जो होते हैं मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे तुम लोग, मतलब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुणांक का नियतांक तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुना हो जाए ना पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के क्या परिवर्तन होंगे। उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणों से क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें 4 गुणों से आपका क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब ये बल जो है उसका 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो है दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है तो टेस्ट के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, ये आपका उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होंगे। मतलब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, मतलब दो वस्तु जैसे मान कि M1 M2 को गुना कर दिया जाए, 3M1 M2 हो जाएगा, 3 गुना किया जाए तो इसका क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि तीनों वस्तुओं के बीच के बल क्या होंगे। तो ऑप्शन सी जो कि उसका क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा,
ठीक है, 9 गुना हो जाएगा बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद और परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जिससे कि ग्राउंड में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो कि प्रत्येक और हर एक में। चलिए ऑप्शन नंबर आगे है नेक्स्ट की 682। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए जो कि भार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग आगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा केवल गुरुत्वाकर्षण बल का किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका ये किया गया कार्य पर निर्भर करता है, मतलब कितना कार्य हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि वस्तु का आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के आधार की ऊंचाई पर डिपेंड करता है, अंतरों पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज डैश ने की थी, किसने की थी? तो देखिए इसमें आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, सॉरी उसमें जो है कैवेंडिश ने की थी, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने किए थे बरीची का वैल्यूबल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होते हैं? देश पर लागू, किस पर लागू होते हैं? ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। आगे की एफ क्वेश्चन है कि एफ बराबर जी एम डिवाइड टी स्क्वायर, सूत्र में जी को क्या कहते हैं? जी को इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो वस्तु, क्या बोल रहे हैं इसमें? देखिए यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि कम हो जाता है। अगर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? बल का प्रभाव कम हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम लोग गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति से रिलेटिव क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत चुने, मतलब गलत कथन को चुने। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए कि गुरुत्व त्वरण अगर बात करें तो इसमें देखिए यदि ऑप्शन में डी होगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है ना, तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए इस पॉइंट को याद कर लीजिए, 3 पॉइंट को देखिए। इसमें बोले जब एक समान गति से चढ़ती है और उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समान गति से ऊपर जा रहा है और समान से नीचे आ रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो नेक्स्ट है कि इसमें कि देखिए दूसरा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, मतलब त्वरित गति से जब ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट तीसरा इसी पॉइंट में है कि नीचे उतरते समय, मतलब जैसे मान लो कि हम लोग लिफ्ट पर चढ़ते हैं तो नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार क्या हो जाते हैं? शून्य महसूस होता है, अर्थात उसमें परंतु उसमें क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि मुक्त रूप से, क्या बोल रहे हैं? मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। देखिए मुक्त रूप से गिरना एक प्रकार का आपका निर्वात में ही संभव है। देखिए क्योंकि देखिए निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि देखिए क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो ऑप्शन बी जो कि दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है। ऑप्शन बी देखिए दिया गया है इसमें आंसर। देखिए इसमें कहता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जब दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षक बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। अर्थात हम बोल सकेंगे कि गुरुत्व बल दो द्रव्यमान अथवा पिंडों के मध्य आकर्षित बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण ही जो बल उत्पन्न होता है उसको गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान देखिए छोटी जी का मान कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु बोल रहे कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी जो कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान, क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होंगे? भार बराबर होता है W बराबर mg। देखिए आपका भार द्रव्यमान दिया गया आपका कितना 10 kg और छोटी जी का मान आपका कितना दिया गया 9.8। तो दोनों को 10 और 9.8 को गुना करने पर आपका हो जाएगा तो 98 न्यूटन हो जाएंगे। तो आपका देखिए 98 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं छोटी जी का, बोल रहे छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, अर्थात बोल सकते हैं कि डेश होता है, क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बोल निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी जो कि छोटी जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करती है निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि छोटी जी, क्या बोल रहे हैं छोटी जी, बोल रहे हैं छोटी जी बोल रहे हैं इसमें का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, अर्थात किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जो कि भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें धरती की सतह पर, क्या बोल रहे हैं धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, कितना है 60 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा देखिए 1/6 भाग होता है, तो 60 गुनी आपका क्या कर देगा 1/6, तो गुना करने पर आपका 10 न्यूटन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बोलेंगे धरती की सतह पर मापने, क्या बोल रहे हैं धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन का वजन है, कितना 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर इसकी वजन वही हो जाएगा 1/6 से गुना करने पर आपका घट जाएगा तो 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी इसमें भार के बजाय आपका केजी द्रव्यमान दिया गया है, इसमें द्रव्यमान पूछ रहा है तो इसमें भी कितना हो जाएगा 10 kg, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग आगे तो देखिए अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्रा डेश वजन महसूस करते हैं, क्या वहाँ पर महसूस करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वजन शून्य करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी जी अर्थात छोटी जी के कारण त्वरण का क्या होते हैं? त्वरण का मान Gm/r² होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें क्यों तो देखिए बोल रहे हैं कि यदि सूर्य, क्या बोल रहे हैं यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और छोटी m और r सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य, तो क्या होंगे तो जीरो होंगे, क्या होंगे वहाँ पर जीरो। देखिए कैसे होंगे तो देखिए कार्य बराबर हम क्या जानते हैं बल गुना विस्थापन होता है, तो बल आपका बल और सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पृथ्वी की कुल तय विस्थापन क्या होते हैं शून्य होता है, तो अतः हमारा कार्य भी क्या हो जाएंगे वहाँ पर शून्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी, क्या बोल रहे हैं पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होता है? देखिए पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार जो होता है क्या होते हैं शून्य होते हैं, कितना होते हैं शून्य होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें कि बोल रहे चंद्रमा अर्थात चंद्रमा पर बोल रहे हैं जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 भाग है, तो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 है तो उछलता है तो चंद्रमा पर उसका कितना भार होंगे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि 9 मीटर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं पृथ्वी की सतह पर त्रिज्या इतना मतलब द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण डेश के अनुपातिक होंगे, तो देखिए किसके अनुपातिक हो जाएंगे तो ऑप्शन ए जो कि m/r² के समानुपाती हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग कि बोल रहे हैं कि देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के क्या है बराबर और त्रिज्या के 1/3 के क्या है बराबर है, तो यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण छोटी जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होंगे? तो देखिए त्वरण कितना होंगे ऑप्शन बी जो कि 9/2। तो देखिए कैसे तो देखिए m जो है यदि हम पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करें तो me और त्रिज्या r है, तो पृथ्वी पर
त्वरण जो है जी और काल्पनिक ग्रह G1 मान लेंगे, ठीक, और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी मान लेंगे। तो इसको मानने पर हम क्या करें, छोटी जी इक्वल टू बराबर हो जाता है बड़ी जी बटे एम ई बटे आर ई के होल स्क्वायर। इस समीकरण मान लेंगे इसको 1। इसको 1 मान लेने के बाद आपका जो है G1 का वैल्यू G1 इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई बाय 2 बटे आर ई बाय 3 का होल स्क्वायर करने पर आपका जी एम ई बाय 2 और आर ई के तो 9 3 हो जाएगा। तो इसको G1 का वैल्यू निकालने के लिए 9 जी एम बाय 2 आर ई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा G1 का वैल्यू 9/2G हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सेम टू सेम आगे क्वेश्चन यही है कि मान ले, क्या बोल रहे हैं, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के क्या है, आधे के बराबर है। तो बोल रहे हैं कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि 2G हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ किया जा रहा है। तो माने देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ले, क्या बोल रहे हैं, मान ले कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान त्रिज्या दोनों की पृथ्वी के और त्रिज्या के क्या है 2 गुना है, तो उस ग्रह की सतह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना और n का मान कितना होंगे। तो ऑप्शन सी जो कि 1/2 हो जाएंगे। सेम टू सेम अगले वाले के हिसाब से बैठाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया आपका पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होते हैं। देखिए पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होंगे, तो ये आपका ऑप्शन डी जो कि 9.8 होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी का जी डैश पर निर्भर नहीं करता। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन बी जो कि गिरने पर वस्तु के द्रव्यमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, कितना 200 न्यूटन, द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए भार बराबर हम जानते हैं कि m गुना जी होता है, तो इसमें जी का वैल्यू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, भार बटे द्रव्यमान कर देंगे। तो हमारा भार जो है आपका कितना दिया है 200 मीटर और आपका द्रव्यमान कितना दिया 20, इसको गुना करने कटिंग करने भाग करने पर आपका 10 आ जाएगा, ऑप्शन बी जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे कि एक ग्रह मतलब एक ग्रह मान ले और जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है, मतलब 1/3 है। बोल रहे यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का मान जी है तो ग्रह इसका मान क्या होंगे। तो देखिए इसका ग्रह तो इसका मान क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो कि ये 3G हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, देखिए यदि हम मान लेते हैं, क्या बोलेंगे, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण जी है और अज्ञात ग्रह हम मान लेंगे G1 मान लेंगे, मतलब इसको नहीं जानते। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है एम ई तथा पृथ्वी त्रिज्या आर ई मान है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पृथ्वी के लिए आपका क्या जाएगा, जी इक्वल टू जी एम बटे आर ई का होल स्क्वायर, अज्ञात ग्रह के लिए जी एम बटे एम बाई 3 बाय आर बाय 3 का होल स्क्वायर। इसको करने पर आपका सॉल्व हो जाएगा जी एम बटे एम ई 3 बाय और आर स्क्वायर बाय 9। तो इसको गुना सॉल्व करने पर आपका कितना हो जाता है 9 GM बाय आर 3R का होल स्क्वायर, तो 3 GME और आर का होल स्क्वायर। तो समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 समीकरण 3 से करने पर सॉल्व आपका G1 का वैल्यू कितना हो जाता है 3G हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। देखिए चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होंगे, तो ये आपका इसके भार में परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं जब दो अंडों, क्या बोल रहे हैं, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरे तकिए की पर गिरते हैं, तो निम्नलिखित में कौन से संभावित परिणाम नहीं होंगे। तो देखिए इसमें संभावित परिणाम कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो कि दोनों अंडे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। देखिए क्या है, इसलिए टूट जाएगा क्योंकि जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है तो एक अंडे पक्के के फर्श पर और दूसरा अंडे तकिए पर गिरता है, तो संभावित परिणाम होंगे कि पक्के पर फर्श गिरने वाले अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समयांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है, और दूसरा है कि इसलिए तकिए पर गिरने वाले अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि देखिए अंडे पर जो है लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है।
चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि किस वस्तु का भार जो है सर्वाधिक होता है, किस वस्तु का। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो कि ध्रुवों पर। आगे बोल रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि गुरुत्व बल के कारण होती है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, चंद्रमा पर इसका कितना 10 kg हो जाएंगे। 1/6 इसका चंद्रमा पर होता है, गुना करने पर भाग करने पर इसका 10 हो जाएंगे kg। चलिए आगे बोलेंगे पृथ्वी, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। तो देखिए ध्रुवों पर इसका भार क्या हो जाएंगे। तो ये इसके देखिए ध्रुवों पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी की सतह पर इसकी त्रिज्या 1/10 है, तो इसका लगभग त्वरण का मान क्या होंगे। इसका ऑप्शन डी जो कि 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी, क्या बोल रहे हैं, देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के उसके भार कितना गुना होता है। तो कितना होता है, 6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक, क्या बोल रहे हैं, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। देखिए इस ग्रह पर जी का मान जो है आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि सस्तम गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन बी जो कि पृथ्वी के केंद्र पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे कि पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो द्रव्यमान इसका कितना, अगर जी का वैल्यू इतना दिया है तो इसको 20 kg हो जाएगा। दो मतलब हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, m बराबर W/m। द्रव्यमान पूछ रहा है ना, द्रव्यमान देखिए W बराबर हो जाएगा मेरा क्या, mg। तो m का वैल्यू दिया गया हमको कितना, देखिए m का वैल्यू मान रहा है, तो इसमें देखिए m का वैल्यू तो नहीं देखा निकाला है, तो क्या हो जाएगा 20 kg हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी किसके भार कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु का भार बोल रहे हैं पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर इसका भार कितना हो जाएंगे। तो 6000 को क्या कर देंगे 1/6 को डिवाइड कर गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी जो कि 1000 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का भार जो है 20 kg है, तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार अर्थात वेट क्या होंगे अगर यदि जी का मान दिया गया है। देखिए भार हमको तो दिया गया है, लेकिन आपका क्या पूछ रहे हैं इसमें, द्रव्यमान अर्थात वेट, एम का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए एम का वैल्यू आपका पूछ रहे हैं तो क्या जाएगा, तो देखिए एम इक्वल टू आपका जाएगा क्या, सॉरी, देखिए द्रव्यमान दिया गया है आपका, द्रव्यमान कितना दिया गया 20 kg, और आपका क्या दिया गया है, जी का वैल्यू 9.8 दिया है, इसको गुना करने पर आपका 196 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी के 196 है, तो और जी का वैल्यू इतना दिया है, तो इसका उल्टा हो जाएंगे कितना, तो 20 kg हो जाएंगे, करेक्ट। आगे बोल रहे हैं डैश के मान जी के मान से घटता है, देखिए किसका मान डैश से घटता है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि आपका ऊंचाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, चलिए ये सब क्वेश्चन आगे देखेंगे। जी का मान बोल रहे हैं डैश क्या होते हैं, देखिए जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर कम हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि मुक्त रूप से, क्या बोल रहे हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो ये आपका भारहीनता की स्थिति में हो जाते हैं। चलिए छोटी जी का मान जो है डैश के साथ क्या होता है, बढ़ता है, किसके साथ, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण के रूप में लिया जाता है तो इसका क्या होता है, भार बढ़ जाता है।
चलिए आगे बोल रहे हैं किसी पिंड का भार न्यूनतम है तो कहाँ पर होता है। देखिए किसी पिंड का भार न्यूनतम अगर यदि होता है तो वह भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंग जो तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ये जब वह पत्थर किसी बीकर में लेग या पानी में पूरी तरह से नियोजित हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, ठीक है ना, पृथ्वी पर इसका भार क्या होंगे। तो ऑप्शन बी जो कि आपका 98 न्यूटन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 80 मीटर की ऊंचाई में एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होंगे। तो देखिए आपका 35 मीटर हो जाएंगे। चलिए आगे पूछ रहे हैं कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है तो भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी दिया गया है। देखिए जी का वैल्यू आपका दिया गया 10 मीटर और हम जानते हैं कि इसमें देखिए और इसका देखिए टी का वैल्यू आपका 0.8 दिया गया और प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया गया है और भी पूछ रहे हैं कि कितना वेग से गिरती है चाल से। तो भी बराबर जानते हैं कि u प्लस जी टी होता है। तो देखिए इसमें दिया गया कि आपका u का मान 0 दिया है और t का मान 0.8 दिया है। तो देखिए u प्लस आपका 10 और गुनी 0.8 कर देंगे, गुना करने पर आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक गेंद को 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो 30 सेकेंड के पश्चात विस्थापन परिमाण क्या होंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 20 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर भेजा जाता है और 30 सेकेंड इतना भेजा जाता है। इसमें देखिए हमको क्या दे दिया गया, जी का मान दिया गया है और टी का मान दिया गया है और आपका भी का मान दिया गया है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि परिमाण क्या होंगे विस्थापन अर्थात यू। तो देखिए चूंकि गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, ठीक ना, तो ए बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, माइनस जी। देखिए गति के द्वितीय समीकरण से हम जानते हैं कि एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो देखिए आपका यू का वैल्यू आपका 20 दिया है, टी का मान 3 दिया है, -1/2 और जी का वैल्यू आपका 10 और टी का मान आपका कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर। तो इसको गुना पर 60 माइनस आपका 45 करने पर आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की बोल रहे हैं कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसे उस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा अर्थात टी बराबर। देखिए हम जानते हैं कि ऊपर की ओर फेंकने में वस्तु प्रारंभिक वेग क्या हो जाएंगे 14 मीटर पर सेकेंड और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 है और अंतिम वेग आपका 0 है और समय लगा आपका टी मतलब वाट बोल रहे हैं। तो भी बराबर जानते हैं मैंने इसकी यू माइनस जी टी होता है, यू माइनस जी टी होता है तो 0 आपका देखिए 0 तो 14.9 में 9.8 को सब्सट्रैक्शन करने पर आपका कितना हो जाता है, इक्वल करने पर इसका क्या जाएगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/9.8, इसको डिवाइड करने पर आपका 1.43 सेकेंड लगभग में हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड अर्थात टी का वैल्यू दिया गया है 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंकने की गति क्या होंगे मतलब भी क्या होंगे और जी का मान दिया 10। तो हम जानते हैं कि देखिए भी बराबर यू माइनस जी टी होता है, यू का मान तो आपका दिया गया है 100 यू का ही मान तो निकालना है आपका, भी का मान आपका 0 दिया गया है तो जी और टी को गुना कर 100 तो यू का मान आपका क्या है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से यू से ऊपर फेंका जाता है, ठीक ना, तो वह अधिकतम ऊंचाई एच तक जाती है तो एच का मान क्या होंगे, एच का मान आपका u²/2g हो जाएंगे, करेक्ट ए नंबर। चलिए आगे अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आज पढ़ेंगे हम लोग उपग्रहों की गति और पलायन वेग से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि ग्रहों की परिक्रमा
क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका क्वेश्चन, गोलाकार या सीधी रेखा, अंडाकार या फैला हुआ वृत्त। तो देखिए आपका ग्रहों का जो परिक्रमा का आकार जो होता है कैसा फैला होता है, आपका ऑप्शन में डी जो कि इसका कैसा होता है। देखिए ग्रहों का परिक्रमा का आकार जो फैला होता है या वृत्त जैसा होता है, कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है। और सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रह उपग्रह होते हैं। और पुच्छल तारों और उल्का पिंडों के आदि के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अगर बात करेंगे सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण एवं वरुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के उपग्रह पथ पर, मतलब ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि देखिए जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके दौरान नेट विस्थापन क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अतः उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होंगे, शून्य होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की सतह पलायन वेग लगभग कितने होते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि भूकंप, आगे क्वेश्चन है कि भूकंप मतलब भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को कहते हैं, संदर्भित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ग्रहों की गति के बारे में, क्या बोल रहे हैं, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ क्या होते हैं, अंडाकार टाइप का होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भूस्थिर, क्या भाई, एक भूस्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा कितना समय लेते हैं। तो देखिए कितना समय लेते हैं आपका ये, तो ऑप्शन में बी होगा। यदि किसी, देखिए बोल रहे हैं कि यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के तल से इतनी ऊंचाई पर हो तो उसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के 24 घंटे के बराबर होता है और उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। और इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। और एक भूस्थिर उपग्रह को अपनी कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात एक भूस्थिर उपग्रह जो है 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण 24 घंटे के समय लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। इसमें पहला क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ेंगे प्रत्यास्थता अर्थात इलास्टिसिटी। देखिए आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, जब एक, क्या बोले, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डेश होते हैं, क्या होंगे वहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजियस पद्धति में, क्या बोल रहे हैं, सीजियस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होते हैं, विकृति की। तो ऑप्शन में सी जो कि इकाई इसका कोई नहीं होता। देखिए विमाओं में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमाओं के अनुपात को विकृति कहते हैं। लंबाई में वृद्धि डेल एल और प्रारंभिक एल लंबाई एल है। तो इसके आयतन में अगर बात करें भी और भी तो कटने के बाद आपका 1 हो जाता है और अनिधरीय विकृति पार्श्व विकृति बराबर -1/m बाय अनिधरीय विकृति के बराबर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिना भंजन, क्या बोल रहे हैं, बिना भंजन मतलब बिना भंजन अर्थात ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है। तो आपका सुंघटयन कहलाते हैं। देखिए सुंघटयन किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाए लेकिन भार हटाने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में न आए तो इस गुण को हम लोग सुंघटेयपन कहता था प्लास्टिसिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं प्रत्यास्थता। बोल रहे हैं कि प्रत्यास्थता वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होते हैं। तो 1.0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव के कैसे तत्व।
आगे है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है। देखिए एक ब्लॉटिंग पेपर की स्याही को कैसे सोखते हैं, तो ये आपका केशिका के कारण था, कैपिलरी की क्रिया के माध्यम से। देखिए केशिका क्रिया क्या होती है, जिसको बोलते हैं केशित्व। देखिए किसी ठोस पदार्थ के संपर्क पर रहने वाले द्रव की क्रिया, जिसमें द्रव के अणुओं को एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणु के प्रति क्या है, आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या गिरता है। तो इस क्रिया द्वारा ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को क्या करता है, सोख लेता है। और इसका एक अन्य उदाहरण हम लिख सकते हैं कि यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाला जाए तो केशित्व के कारण नली में पानी का जल स्तर जो है स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मिट्टी का तेल, क्या बोल रहे हैं, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशित्व के कारण। ऑप्शन में बी जो कि केशित्व के कारण। देखिए केश नली में जो होता है द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को ही हम लोग कहते हैं केशित्व। देखिए केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली खोखली नली होती है और केश नली में द्रव किसी सीमा तक ऊपर चढ़ेगी और केश नली की त्रिज्या पर जो है निर्भर करता है। और केशित्व के उदाहरण जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर की स्याही को शीघ्र सूख लेना, क्योंकि इसमें देखिए बने छोटे छोटे छिद्र जो होता है केश नली की तरह कार्य करते हैं। और लालटेन और लैंप की बत्ती में केशित्व के कारण ही तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस पर घटना को क्या कहते हैं, तो हम लोग इस घटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की गिरती हुई बूंद, क्या बोलते हैं, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होते हैं, किस गुणधर्म के कारण, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों का प्रवाह अर्थात फ्लो ऑफ लिक्विड्स। देखिए एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। ठीक, निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि टैंक द्रव की सतह के कौन सा कथन सत्य होंगे, तो ऑप्शन में ए जो कि आपका द्रव की सतह की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर क्या होते हैं, उठ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक आदर्श तरल पदार्थ कौन से होते हैं। देखिए एक आदर्श तरल पदार्थ की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया कि बहुत श्यानपूर्ण या न्यूटन के संज्ञान के अनुसार या वर्गीकृत प्रभाव में माना जाता है या घर्षण रहित या असंपीड्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसमें ए डी, जो कि आपका एक आदर्श तरल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। आदर्श तरल पदार्थ तरल में जो है सतह तनाव नहीं होता तथा बल्क अर्थात बल्क मंडुलस अंत होता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि एक बांध में जल की गहराई एच है और ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तो टी बांध की मोटाई है, तो बांध की दीवार पर लगने वाले दाब किस पर निर्भर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, देखिए क्योंकि देखिए जब मतलब देखिए जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया बल क्षैतिज दाब होता है अर्थात P = W/H²/2, इसलिए P समानुपाती H² होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया बल जो है क्षैतिज दाब भरे जल ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब पानी भरे हुए एक बीकर में एक ही कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का क्या कारण। देखिए इसके पीछे का कारण एक ही है कि लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नौली का परिमेय मतलब बर्नौली का प्रमेय एक देश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन डी जो कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक दीवार, क्या बोल रहे हैं, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर की गति से पानी गिर रहा हो, तो निःसरण 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो ऑप्शन में ए जो कि 1 न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं। देखिए द्रवों में घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं।
द्रवों में घर्षण को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। श्यानता का जो होता है तरल पदार्थ का गुण, जिसके कारण तरल उन बलों द्वारा विरोध करता है जिसके फलस्वरूप बदलना चाहते हैं। श्यानता को ही किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको उत्प्लवकता। क्या बोल रहे हैं, उत्प्लवकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की लगने वाले उत्प्लावन बल और पिंड द्वारा विस्थापित द्रव भार के क्या होता है, बराबर होता है। यह कथन देश से संबंधित है। ऑप्शन ए जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से है। आगे है कि देखिए उत्प्लवकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं और सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो ऑप्शन में डी सी जो कि आर्किमिडीज को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव वस्तु कार्यत और उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान और इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। तो इसमें देखिए आपका और दिया गया आपका ऑप्शन किसी नंबर कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन और इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो ऑप्शन में सी जो कि ये होगा तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कथन कौन सा गलत है। यदि बोल रहे हैं यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। दूसरा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। और तीसरा कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। चौथा है कि यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर क्या होती, तैरती है। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो वस्तु के भार से बल कम हो तो वह वस्तु तैरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा क्या होता है। देखिए उत्प्लावक बल का हमेशा केंद्र जो होता है विस्थापित द्रव्यमान के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस सिद्धांत क्या बोल रहे हैं किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है या उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। तो इससे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर जाना जाता है। चलिए आगे बोले आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किस द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, ऑप्शन बी जो कि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्यमान के भार के बराबर। आगे बढ़े पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी जो कि उत्प्लावन बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित होती है। देखिए जहाज़ों में गति की वृद्धि किस पर आधारित होता है, ऑप्शन ए जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊपरी परनोद क्या बोले ऊपरी परनोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपका जो कि विपरीत दिशा में। चलिए आगे बोल रहे हैं किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी बदलाव को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं वायंट फोर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं एक डूबे हुए पिंड पर क्या बोल रहे हैं एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल द्वारा दूसरा नाम क्या होंगे, तो ऑप्शन बी जो कि उत्क्षेप। चलिए आगे है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो यह क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो कि ये जलस्तर पूर्णतः रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा, क्या होंगे, तो ऑप्शन वस्तु के भार से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है आगे है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस में, तो ऑप्शन बी जो कि विपरीत दिशाओं में। आगे क्वेश्चन बोले कि किस द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए जो कि उत्क्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस ऊपरी
कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो बीजों को उत्प्लावक बल कहते हैं। आगे है बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो कि हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, कौन? तो इसमें देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो कि ओडोमीटर, ये स्पीड को मापता है, ठीक ना, स्पीडोमीटर की बोलते हैं इसको एक बार। चलिए यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्षण बल क्या होते हैं? ऑप्शन सी जो वस्तु के भार के बराबर होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है। तो जब उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है तो यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्प्लावन बल का परिमाण डैश पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी जो कि घनत्व के पर निर्भर करता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्प्लावन बल डैश द्रव के घनत्व और आयतन के निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी जो कि परिमाण के। नेक्स्ट आपका है कि प्रेशर से, अर्थात देखिए दबाव डैश से मापा जाता है, दबाव को। ऑप्शन सी जो कि बल और क्षेत्रफल को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बराबर हम लोग जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल होता है, और दाब कैसा मात्रा की बात करें तो पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होंगे? तो क्या होंगे? अधिक होंगे। चलिए आगे निम्नलिखित दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए दाब के विमीय सूत्र की बात करें तो आपका ऑप्शन बी जो कि ml 1 - T-2 होता है। चलिए आगे दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए दाब को अगर बात करें तो प्रणोद अर्थात थ्रस्ट प्रति इकाई के क्षेत्र पर परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इस दाब के प्रति इकाई क्षेत्र क्या होंगे? तो इस प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या होंगे हम लोगों का? ऑप्शन सी जो कि आपका कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जैसे ही एक तरल पदार्थ, क्या बोल रहे हैं? जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होंगे? तो वहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह की गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव कैसे होंगे? तो कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी होती है, किसके कारण? तो क्षेत्रफल की कमी आ जाती है। चलिए आगे बोल रहे हैं थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं हम लोग? सी जो कि दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होते हैं? देखिए दाब बराबर आपका क्या होता है? समझिए विक्षेप बटे क्षेत्रफल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए आगे बोले तो ऊंचाई पर, क्या बोल रहे हैं? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, क्या होते हैं? तो बाहरी की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। चलिए एक निश्चित तापमान पर बोल रहे हैं वायु का दबाव डैश के कारण अनुपातिक होते हैं, किसके कारण? तो घनत्व के कारण। चलिए दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? कि दाब को अगर बात करें तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर परिभाषित किया जाता है। चलिए घनत्व की बात करें तो हम लोग डेंसिटी जिसको बोलते हैं, पानी का घनत्व कितना होता है? देखिए पानी घनत्व की बात करें तो 1000 किलो घन मीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? देखिए मास प्रति यूनिट की वॉल्यूम क्या होती है आपका? ये आपका घनत्व होते हैं। क्या होते हैं? घनत्व होते हैं। आगे कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी की घनत्व डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल निम्नलिखित में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, किसके कारण? तो आपका निम्न घनत्व के कारण। आगे बोल रहे हैं पानी अर्थात बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। चलिए एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसके रूप में? तो ये आपका द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? देखिए पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व आपका 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है, और इसका ऐसा मतलब चांदी के घनत्व के क्या होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका
ए, जो कि किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और शुद्ध जल का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अपेक्षिक घनत्व 1 होता है। देखिए चांदी घनत्व की अगर बात करें तो 10.8 है और पानी का घनत्व 10/3 है। तो इसका ऐसा मतलब चांदी का घनत्व आपका 10.8 × 10/3 किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि घनत्व में किसका अनुपात होता है। देखिए घनत्व किसका अनुपात होता है, तो आपका ये द्रव्यमान बाय आयतन के। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये लोहे की कीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चांदी का घनत्व 10 में इतना है, तो पानी का घनत्व इतना 10 इतना केजी चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होंगे। देखिए चांदी का घनत्व अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो हमको क्या निकालना है, चांदी का अपेक्षिक घनत्व। चांदी का अपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा आपका, उल्टा दे दीजिए, तो इसमें अपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं होगी, 10/8 ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सापेक्ष घनत्व डेश के बराबर। देखिए सापेक्ष घनत्व के बराबर करेंगे तो ये आपका पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ये पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।